अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद फाइनली मंजूर हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मुश्तबा खामनेई साहब जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, बहुत कम ही पब्लिक इंटरेक्शन या पब्लिक मैसेजिंग करते हैं, बट जब भी वो उनकी जानिब से कोई मैसेज आता है तो खासी सिग्निफिकेंस रखता है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन अब शिकस्त खाने के बाद ईरान के अंदर इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या एक दफा फिर से ईरान के अंदर मुल्क गिर एहतजाजों का खतरा मौजूद है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से अपने मुतालबात मनवाने के लिए उनकी अहलिया से बड़ी इंटरेस्टिंग फोन कॉल हुई है, तो उसके ऊपर भी बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं उन पर हमारे दफ्तर खाजा का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, उस पर बात होगी। और अफगानिस्तान और रूस के दरमियान जो एक तकनीकी फौजी मुआहिदा तय पाया है, उस पर पाकिस्तान की अब अफगान पॉलिसी किस तरह से तब्दील होगी, उस पर डिस्कशन होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरा सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। सो बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सायरा कैसी हो आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप से ही अब तो मेरा ख्याल है रिवायत बन गई है कि हर रोज हम डोनाल्ड ट्रंप का तस्करे से ही अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो आज आप कह रही हैं कि जब तक ये रुखसत नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक हमें इसकी बात करते हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। बुखारी साहब, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ अब तहरीरी मुआहिदा चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। बड़ा यूँ लग रहा है कि पटरी पर आते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। हम अपने प्रोग्राम में आज से नहीं, ये जंगबंदी होने से लेके अब तक मेरा ख्याल है 20 मरतबा ये कह चुके हैं कि ट्रंप ये जंग जीता नहीं है, ये जंग हारा है जी। अमेरिका अपनी तमाम तर सुपर पावर के घमंड में जिस गरूर के साथ वो तशरीफ़ लाए थे, उतने ही गरूर यानी उतनी ही शिद्दत के साथ उनका गरूर ज़मीं बोस हुआ है। और अब वो बहुत अरसे से फेस सेविंग और सेफ एग्ज़िट जो है उसके मुतलाशी थे। हम इसकी बात करते रहे, इसकी तरफ इशारा करते रहे हैं, ठीक है जी। मुआहदे के हवाले से अमेरिका से ट्रंप की जो इफ्स एंड बट्स की गिरदान थी ना, वो अब दम तोड़ चुकी है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि आज हुआ मुआहदा, कल हुआ मुआहदा, मुआहदे के करीब है, मुआहदा होना चाहिए, हम मुआहदा चाहते हैं, जंग नहीं, ज़रा अंदाज़ा करें। सी हु इज़ सेइंग व्हाट? वही ट्रंप है ना, सिर्फ एक हफ्ता पहले तक कहते थे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये ना किया तो ये कर दूंगा। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अब डील को ही एक बहुत बड़ा सरमाया तस्वुर कर रहे हैं कि अगर डील हो गई तो मेरे बस बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो सलूक उन अवाने नुमाइंदगान ने किया है वो काबिल ज़िक्र भी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो अमरीकी जो कौम थी उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसकी उमंगें थी, उसका रिफ्लेक्शन भी है कि एक करारदाद पास हो गई है जिसके हक में 215 और जिसके खिलाफ 208 वोट पड़े हैं। और एक सबसे ज़्यादा खौफनाक बात इसमें यह है कि इसमें 4 ट्रंप की पार्टी के लोगों ने भी उसके खिलाफ वोट दिया है। उसके ऊपर वो बहुत भिन्नाएं हैं, उसकी भी बात करते हैं। हाँ जी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाज़े इशारा है, इस करारदाद ने ट्रंप के हाथ काट दिए हैं। और अगर ये करारदाद सेनेट से भी पास हो गई तो समझें एक तरह से भाई इम्पीच हो गए हैं, ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। लेकिन अगर वहाँ भी रिपब्लिकन के 2 बंदों ने भी साथ दे दिया, पिछली रेजोल्यूशन की फेट आपके सामने है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई काम से गए। अच्छा, अब ये सूरत हाल जो है इसका क्रेडिट किसको देंगे आप ईरान की दिफाई हिकमत अमली को देंगे, आप ईरान के मिसाइल सिस्टम को देंगे, आप ईरान की अवाम को देंगे? ये सेरा किसी के सर तो जाएगा ना, जो एक सुपर पावर और जो इत्तेहादी या इसराइल, उनको अगर ये दिन देखना पड़ा है कि अपनी तमाम तर माइट के बावजूद वो भीख मांग रहे हैं अब काहे की मुआहदा होने की। बुखारी साहब, मैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन को दूंगी इसका क्रेडिट, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये करारदाद मंजूर होनी थी सिर्फ एक वोट से नहीं हुई थी, तो आपने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब ये करारदाद पेश की जाएगी तो ये डेफिनेटली पास होगी, और वही हो रहा है। तो देखिए, ये जो आप है ना, ये आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे मुस्कुराना पड़ता है उसके ऊपर। अभी कल ही मुझे कल के प्रोग्राम के हवाले से बेगम कह रही थी कि उन्होंने संजीदा सवाल पूछा, आप आगे से जा रहे हैं। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। देखें, वो मैं तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगो, चलिए ठीक है, इसको कह लेते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो ट्वीट है ट्रंप की, उससे आपको पता चलता है कि कितना ज़ोफ पहुंचा है उसको, कितनी बुरी तरह से हिट की है ये करारदाद उनकी। वो फरमाते हैं कि मैं तो मुज़ाकरात में आगे बढ़ रहा था, जंग की बात नहीं कर रहे वो,
और ऐसे में एक ऐसी करारदाद पेश की गई है जो मेरे पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि अमेरिका नाकाम हो जाए। ये वो कहते हैं कि हुब्बुल वतनी के बरअक्स ये रवैया है जो करारदाद मेरे खिलाफ पास हुई है। हाँ जी। इस सारी गुफ्तगू से ये पता तो हमें चल गया कि ट्रंप को अब जूतियां पड़ रही हैं अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के इदारों से। बिल्कुल ठीक है, और ये बात यहाँ से जहाँ शुरू हुई है कि यहाँ रुकेगी नहीं, इससे आगे जाएगी। ट्रंप इज़ ए वरीड मैन। वो फौरी तौर पर ईरान, मतलब मैं आपको ईमानदारी से अगर कहूँ तो वो प्रैक्टिकली इज बेगिंग ईरान के फॉर गॉड से किसी डील पे दस्तखत कर दें ताकि मेरी जान छूटे इस हिसाब से। वो जो हमने पिछले दिनों में रिपोर्ट किया था, जो गुफ्तगू हुई थी उनकी नेतन्याहू से, जिसमें उन्होंने उसको कहा था कि ये पागल है, जिसमें कहा था कि ये सेल्फिश है, ये खुद गर्ज है, ये नाशुक्रगुजार है, अनग्रेटफुल है, वो भी इसीलिए था कि वो चाह रहे हैं कि ये जंग जो मैंने छेड़ी थी सिमटे, और नेतन्याहू ये नहीं चाहता है, क्योंकि जंग सिमट गई अगर, ख़त्म हो गई अगर, तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर तो गया, ये सबको पता है। ये ट्रंप ने यही कहा कि उसकी बीवी को भी ब्लैकमेल किया है। हाँ जी। उसकी बात करते हैं तफसील से। जी बिल्कुल बुखारी साहब, अभी अमेरिका ये कह रहा है, सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को भी अब क्लियरली बता दिया है कि हमने ईरान के साथ दोबारा जंग नहीं करनी, बल्कि अगर मार्को रूबियो भी कह रहे हैं कि अगर दोबारा किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हुई तो दिफाई नौयत की होगी, यानी एट द सेम टाइम वो पॉसिबिलिटी अब भी रख रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी रखना तो मैंने कहा ना कि सेविंग ग्रेस कह लीजिए, फेस सेविंग कह लीजिए, आप इसको जो भी नाम दे लीजिए, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो ये है कि अब जंग नहीं हो सकती ईरान से। तो भाई वो जो 2 महीने से आप धमकियां दे रहे थे वो किस खाते में थी? ठीक है, इसका मतलब ये है अब वो जंग करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है। ताज़ा टेस्ट किया उन्होंने एक जगह छेड़छाड़ करके ईरान के साथ। आपको पता है कुवैत का क्या हाल हुआ है, बहरीन का क्या हाल हुआ है? वो तो बुखारी साहब ईरान वाले कह रहे हैं हमने नहीं किया, कुवैत में किया ईरान ने है, ये किसने किया है? हुआ तो है ना, कि अब होने से भी आप इनकारी होंगे कि हुआ ही नहीं है कुछ भी। देखिए ट्रंप इस कदर गुस्से से पागल हैं, उन्होंने अपोजिशन को, जो कि बहुत बड़ी पार्टी है, बेपनाह मरतबा उन्होंने हुकूमत की है अमेरिका के ऊपर, उसको कह रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन है। मतलब गद्दारी के सर्टिफिकेट यहाँ नहीं बांटे जाते हैं, पूरी दुनिया में वहाँ भी बांटे जाते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं इस ट्रंप बीमारी में मुब्तला हैं। लुक एट द टर्मिनोलॉजी दैट ही इज़ यूजिंग। और कहते हैं कि 4 पार्टी अरकान जिन्होंने करारदाद के हक में वोट दिया है वो सस्ती शोहरत बटोरने वाले हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए जी। अब ये आप देखिए क्या ढींगा मुश्ती हो रही है वहाँ विद इन द सिस्टम इन अमेरिका। क्रेडिट गोज टू होम? डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू। बिल्कुल देखिए उन्होंने ऐसी हरकत की हैं कि उनके साथ ये सलूक हो रहा है, और जिस तरह की उनको फेस करनी पड़ रही है सूरत हाल, दैट इज़ इन ए वे डेक्लेरेशन ऑफ ईरानियन विक्ट्री। ये मैं आपको बिला वजह नहीं कह रहा हूँ, आई हैव रीजंस टू बिलीव कि द सुपर पावर एंड द इजराइल बोथ हैव फेल्ड टू कॉन्कर ईरान, टू डिफीट ईरान। अब उनको अपनी जो वो हजीमत है उसको मिटाने के लिए एक तो डील चाहिए, और दूसरा वो कहते हैं कि कहीं दूसरी करारदाद अगर पास हो गई सेनेट में भी तो मैं तो गया काम से। ये है सूरत हाल। जी बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान कमज़ोर ज़रूर हुआ है लेकिन वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, उसकी तरदीद। फिर आपने बारीक बात पकड़ ली है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। ट्रंप साहब तो पागल हुए रहे, बार बार हर रोज दावे कर करके मैंने ईरान की बैरिया ख़त्म कर दी, मैंने उसकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी, मैंने उसकी आर्मी ख़त्म कर दी, मैंने उसके मिसाइल ख़त्म कर दिए, मैंने उसकी एंटी तंसी। वो घर का भेदी कह रहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। थोड़ा बहुत ईरान कमज़ोर ज़रूर हुआ होगा लेकिन सब कुछ वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो दूसरे लफ्ज़ों में क्लियरली कह रहा है कि ट्रंप इज़ ए लायर, वो जो दावे कर रहे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, इस सिक्के का एक और रुख भी हो सकता है कि कहीं नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को फिर से, जैसा आप कहते हैं कि इस जंग को जारी रखना नेतन्याहू के इंटरेस्ट में है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है। बिल्कुल, तो इस तरह की बातें करके क्या वो ट्रंप को एक और अटैक की तरफ, एक और जंग की तरफ तो नहीं उकसा रहे? इसके लिए तो कैटेगोरिकली आपने भी बयान किया और मैं उसको एंडोर्स करता हूँ कि ट्रंप और रूबियो
जी। उन दोनों ने कह दिया है कि अब ईरान से जंग नहीं होगी। ये जंग कौन चाहता है? एक ट्रंप चाहता है और एक इसका जो मम्मा है जिसका नाम पीट हेग्जिस है, एक वो चाहता है, क्योंकि वो भी सेवनी माइंडसेट का आदमी है। अपने बाजुओं के ऊपर सेवनी से साइंस बना बना के, लोगोस बना बना के दुनिया को पता नहीं क्या मैसेज देना चाहता है। ये दो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, लेकिन ट्रंप ने और रूबियो ने अपना सबक सीख लिया है कि ये जंग जो है ये जीती नहीं जा सकती। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुज़ाकरात में अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने से बातचीत जो है वो जारी है। कल किसी अमेरिकी हुकाम ने भी यही कहा था कि ईरान अब यूरेनियम के ऊपर बहुत ज़्यादा लचक दिखा रहा है। नेतन्याहू तो कह रहा है कि ईरान अब तक जौहरी मवाद ख़त्म करने पर राज़ी ही नहीं हुआ। देखिए, मैं बार बार कहता रहा और आपने इसको बार बार याद दहानी के तौर पर दोहराया भी है कि न्यूक्लियर इशू इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट दैट इज़ गोइंग टू बी साइंड। उन्होंने कहा इसके ऊपर हम बात करेंगे इस एग्रीमेंट के साइन होने के 60 डेज के बाद जी। और वो भी दो चीजें सुप्रीम लीडर ने तय कर दी हैं। एक तो ये कि अफसुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि दिस इज आवर नेशनल एसेट। दूसरा ये कि हम उसकी अफसूदगी यकसर ख़त्म नहीं करेंगे, उसकी परसेंटेज नीचे ला सकते हैं। ये तो स्टेटेड पोजीशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है जी। लिहाजा ये तसव्वुर करना कि इस वक्त ईरान इस मुआहदे में जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई कमिटमेंट करेगा खारिज इम्कान है, बिल्कुल बेमानी बात है। वो जो आपने तस्करा किया कि फ़ोन कॉल के ऊपर उनकी बेगम की ऐसी तजी की, हाँ जी। वो ज़रा मेरे ख्याल से थोड़ा तफसील से बयान करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू की गत तो पहले भी बनाई थी, जो पागल पागल वाला तस्करा हमने किया। उन्होंने उसकी बेगम से कहा है मियाँ अपनों को समझाओ, ये अगर मेरी बात ना माना, इसने लिबनान में जंग ख़त्म ना की तो ये सीधा जेल जाएगा और जेल जाएगा तो तू पछताएंगी, तू तड़फेंगी, ऐसे ले उन्होंने समझा ला है। सो मच सो कि उस गुफ्तगू के नतीजे में फिर बेगम साहबा ने जो गत बनाई है भाई नेतन्याहू की, वो भी अब सबके सामने देखें। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ जी। ये सारी रिपोर्ट्स जो है अमेरिकन मीडिया की हैं और कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। देयरफॉर जो कुछ उनके बीच जूतियों में दाल बट रही है, चाहे वो ट्रंप है, चाहे वो नेतन्याहू है, चाहे उसकी बेगम है, चाहे वो मार्को रूबियो है, चाहे वो पीट हेग्जिट है, इस वक्त तो बूथा बचाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अमेरिका की प्रेस्टीज बच जाए। प्रेस्टीज रुल गई है अमेरिका की। हैंस प्रूव्ड बुखारी साहब कि आम आदमी हो या किसी मुल्क का लीडर हो, लगामें तो बेगम के हाथ में ही होती हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है, मेरी अपनी लगामें भी मैं बात करता हूँ सबके सामने के बेगम के हाथ में है। बिल्कुल ठीक। हैविंग सेड दैट, देखिए दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी प्रोपेगेंडा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, चाहे उसका मीडिया कर रहा है, वैसे मीडिया ट्रंप के साथ नहीं है, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं है, या जो भी उनके दूसरे अदारे हैं जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसके जवाब में ईरान की लीडरशिप का स्टांस हमेशा से बहुत कैटेगोरिक और बहुत टू द पॉइंट रहा है। ठीक है जी। सुप्रीम लीडर जो है उसकी बात अगर हम नहीं करेंगे तो बड़ी ज़्यादती होगी। उन्होंने दो तीन चीज़ें वाज़े तौर पे बयान कर दी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि दुश्मन को इस जंग में शिकस्त हुई है और अब वो वेपन की बजाय प्रोपेगेंडा के ज़रिए हमारी सफ़ों का इत्तेहाद जो है उसको तोड़ने की साजिश कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, ये वही ट्रंप है हु हैड द गट्स टू से पब्लिकली कि मैंने वहाँ के लोगों को कहा कि इमदाद आ रही है, तैयार हो जाए, हुकूमत पे कब्जा कर ले। मुझे बताएं कोई सेन आदमी इस तरह का बयान देगा? एंड बियॉन्ड दैट ही इज़ द लीडर ऑफ द सुपर पावर। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमें इत्तेहाद की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि जंग तो अमेरिका हार गया, वो अब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके और हमारे इत्तेहाद को ब्रेक करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। बुखारी साहब, जब हमने देखा कि माजी में हुए मुल्कगीर प्रोटेस्ट हुए, उसके अंदर इकोनॉमिक रिसेशन जो थी वो उसकी बहुत बड़ी रीज़न थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ईरान की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रीज़न थी। फिर जंग हुई, फॉरेन एग्रेशन के अगेंस्ट हम जानते हैं ईरानी नेशन को, वो सब मुत्तहिद थे। अब अगर फॉरेन एग्रेशन वाला ख़तरा टल जाता है तो क्या जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मुश्तबा खामनेई साहब, क्या एक दफ़ा फिर से ये एहतजाज शुरू हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि इस तरह का अभी कोई ना इंदिया है ना इशारा है कि वहाँ इस किस्म की कोई बात होने वाली है। मेरे ख्याल से सुप्रीम लीडर ने बर वक्त कौम को वार्न किया है कि इस अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा ना बनिएगा। दो तीन बातें वो जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अमरीका की क़यादत में कायम जालमाना निज़ाम एक मजबूत और ख़ुद मुख्तार ईरान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इसराइल को इसी निज़ाम की एक मसनूई चौकी
उन्होंने करार दिया हाँ है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे कि अगर जंग हथियारों से नहीं जीती गई, बमबारी से नहीं जीती गई, फ्लीट्स ला के, एयरक्राफ्ट कैरियर्स ला के नहीं जीती गई, तो इसे कौम को ब्रेक करके आपस में लड़ाया उसकी जाए। कोशिश तो जंग से पहले इसी की कोशिश की गई थी। तो सो मच सो दैट दिस मैन हैड द इडियोसिटी, लफ्ज़ याद गौर से सुने, टू से कि मैंने हथियार भेजे थे कुर्दों के थ्रू, वो उनका मुख्तों ने खुद रख लिए। यानी आप एक मुल्क में म्यूटनी कराने के लिए हथियार भेज रहे हैं। ये कौन सी दुनिया के चार्टर में लिखा है? ये यूनाइटेड नेशन में लिखा है, ह्यूमन राइट्स में लिखा है, काय में लिखा है ये? तो ये उसके बाप का राज तो नहीं है ना कि वो असला भी भेजे, बाहर से पैसे भी भेजे और एक कौम को उकसाए अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत करने के लिए। दीज थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। बिल्कुल बुखारी साहब, जब इस तरह के खतरा मौजूद है, जबकि सुप्रीम लीडर को खुद इसको एड्रेस करना पड़ा है, ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल मामला है, तो फिर इससे बहुत ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट तो होगा ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। उसका मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुज़ाकरात तो मेरिट्स पर होने जा रहे हैं एज फार एज ईरानियन साइड इज़ कंसर्न। उन्होंने अपनी पोजीशन स्टेट कर दी है। उसमें से जो आखिरी मरतबा उन्होंने रिवाइज करके अपनी तजावीज़ भेजी हैं, अमेरिका हैज़ एग्रीड टू मोस्ट ऑफ दैम। ठीक है ना, उनकी जो नाकाबंदी थी ख़त्म हो रही है, उनके एहसास से 12 बिलियन तक वो यानी रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, एंड सो मैनी थिंग्स। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि अमेरिका हैड टू गिव इन मोर देन इट हैज़ गॉट। ईरानियन हैव स्टूड देयर ग्राउंड्स, और उन्होंने जो कहा था उसमें से किसी एक बात से पीछे नहीं हटे हैं वो। ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरी बात जो मेरे लिए परेशानी का तो खैर नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईरान का दोस्त हूँ, मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी है। वो ये कह रहे हैं ईरानी अरकान पार्लियामेंट का आयतुल्लाह ख़ामेनी के कातलों तक पहुँचने के लिए ईरानी मिसाइलों की रेंज बढ़ाने का मुतालबा। जी। ईरानी पार्लियामेंट के तकरीबन 90 अरकान ने मुसल्लह अफवाज दफाई सनद की मुकम्मल हमायत जारी रखने का फ़ैसला किया है। आप वो ये कहते हैं कि शहीद सुप्रीम लीडर और रमज़ान जंग के दीगर शहदा के खून का बदला लेना एक दीनी, कौमी और सियासी फरीज़ा है। लुक एट द डिटर्मिनेशन। आप तो चले थे भाई, ट्रंप तो चले थे ना मिसाइल सिस्टम को मलियामेट करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए। वो ये कह रहे हैं अब हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, शहीद किया है, आपने हमारे दीगर लोगों को शहीद किया है, हम तो बदला लेंगे, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो मेरा ख्याल ये है, दिस ओनली शोज़ दैट द ईरानियन आर स्पीकिंग फ्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यार, एक मुल्क वाहिद किसी दूसरी सुपर पावर की इमदाद के बगैर, अरे सुपर पावर की तो ऐसी तैसी करें, किसी मुसलमान मुल्क की इमदाद के बगैर जिसने सुपर पावर को नाकों चने चबवा दिए हैं, हैट्स ऑफ टू द ईरानियन। मुझे तो ये कहने में कोई वो नहीं है, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है इस बात से। आई डैम केयर। इसलिए ग्राउंड रियलिटीज़ वही हैं जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, खबरें आ रही थी कि इसराइल के अंदर ये प्लानिंग की जा रही है, बल्कि मुतालबा किया जा रहा है अमेरिका से कि ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कैलिबॉफ साहब को टारगेट करने की तैयारी की जाए। दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही थी कि ईरान के अंदर ट्रंप को असैसिनेट करने की प्लानिंग हो रही है। ऑल्दो ईरान ने इस तरह के तमाम इल्जामात को डिनाई किया है, मगर जो उन्होंने खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा है कि ये मासूम बनने की एक कोशिश है। हाँ, मजलूम बनने की। क्योंकि ईरान ने इस तरह का थ्रेट न पहले किया है और ना ही वो करेंगे, इसलिए कि वो बिलीव नहीं करते इसके ऊपर कि किसी दूसरे मुल्क में जाके आप मुदाखलत करें। अभी तक मैंने कहा, जब तक जंग नहीं छिड़ी, जब तक खलीजी रियासतों के अड्डे इस्तेमाल नहीं हुए हैं, आज तक मुझे एक मिसाल बता दें ईरान ने किसी मुल्क के अंदर ट्रेसपास किया हो। बिल्कुल बुखारी साहब, एक और बहुत अहम मामला कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कुवैत के एक एयरपोर्ट के ऊपर ईरान की जानिब से मिसाइल्स मारे गए। ईरान ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया, पासदारान इनकलाब की स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने कहा है कि हमने अटैक नहीं किया, बल्कि अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स थे उनके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। देखिए, इस जंग ने एक चीज़ साबित की है कि ईरान के पास ना तो बड़ी रेंज के और बड़ी हाई पावर्ड जहाज़ थे, हवाई जहाज़ नहीं थे, उन्होंने मिसाइलों से जंग लड़ी है। दूसरी एक चीज़ जो बहुत कामयाब साबित हुई है वो है टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से कहा जाता था, और ये फैक्ट भी है कि चाइना ने उनको सैटेलाइट पिक्चर्स जो हैं वो अमेरिकन पोजीशंस की और इसराइली पोजीशंस की फ्राहम की, जिसके नतीजे में इफेक्टिवली ईरान ने हिट किया टारगेट्स को। ये भी
फिर आपको एक और मैं याद दिलाऊं, 3 जहाज नहीं एक दिन फ्रेंडली फायर में गिर गए थे। इतलात मौजूद हैं और शवाहद भी मौजूद होंगे यकीनन कि उनके सिस्टम जैम कर दिए गए थे थ्रू द कर्टसी ऑफ द चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो ये बात करीने क्यास है कि वो उनका इंटरसेप्टर जो है उसको, उसके रडार सिस्टम को या उसके सिस्टम को जैम किया हो और वो अपनों को ही ले बैठा हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुखारी साहब कल सेंटकॉम भी एग्जैक्टली ये कह रहा था कि ईरान ने तो मिसाइल मारे ही नहीं है, लेकिन तबाही की फुटेजेस थी, तो फिर यही होगा कि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो है उनके अंदर टेक्निकल फॉल्ट होगा। जो भी आप कह लें, इसराइल एंड अमेरिका बोथ आर ब्लीडिंग। हाँ, ईरान के साथ जब जब पंगा किया उन्होंने, ये दोनों ने ब्लीड किया। एंड सो आर देयर एलाइज। एब्सोल्युटली। आप देखिए ना, कसम जजीरे के ऊपर अटैक किया, उन्होंने कहा कि हमने जवाबी हमला किया है और हम करेंगे। हाँ और हम करते रहेंगे। दैट मीन्स एक चीज जो साबित हुई है वो ये कि इस तमाम तर तवील जंग, 38 दिन की जंग छोटी नहीं होती, क्योंकि ये किसी माजे साजे के साथ नहीं थी। हाँ जी। ये जो दुनिया का ठेकेदार है ना, उसके साथ थी। उसमें उन्होंने साबित किया अपनी कैपेसिटी को। इसलिए हमें उनकी बात पर इतबार भी करना चाहिए और वो हमेशा से हकायक के बहुत करीब तर होती है। जी बुखारी साहब, कुवैत का जो रिस्पांस है इन मिसाइल अटैक्स के ऊपर, उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। अब उन्होंने 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया है और 24 घंटे में कुवैत छोड़ने का हुक्म कर दिया है। बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की झड़पें, इस तरह के मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स होते रहेंगे तो ईरान खित्ते में आइसोलेट हो जाएगा मज़ीद? देखिए, ये आइसोलेट करने की अमेरिकी कोशिश है, लेकिन ये बात पहले भी हुई है। क्या यूएई ने डिप्लोमेट नहीं निकाले थे? क्या सऊदी अरब ने नहीं निकाले थे? तो क्या ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो गई? नहीं। ईरान की स्टेटेड पोजीशन है, इफ़ योर लैंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट मी, आई विल रीच आउट टू यू, वी विल हिट यू। ये स्टेटेड पोजीशन है, कोई राज की बात नहीं है ये। तो मैं समझता हूँ कि दे हैव लिव्ड टू देयर वर्ड्स। जो उन्होंने कहा था वो उसके ऊपर पूरा उतरे हैं। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, आखिरी बात ब्रेक पर जाने से पहले कि अब्बास अराक्ची साहब कह रहे हैं कि अगर आपने लेबनान पर हमला किया तो ईरान उसका जवाब देगा। मीनवाइल सीज फायर पर लेबनान और इसराइल एग्री हो गए हैं, तो ये मामला किस तरफ लेकर जा सकता है अमेरिका ईरान डील को? पहली बात तो यह है कि ईरान की एक और विक्ट्री जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इसराइल के नेतन्याहू ने और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि लेबनान को इस पूरी डील से बाहर रखा जाए ताकि ब्लीड किया जाता रहे। लेकिन ईरान की स्टेटेड पोजीशन ये थी कि अगर लेबनान में जंगबंदी नहीं हो रही है तो थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, नो टॉक्स। अगर आपको याद हो, लेबनान के इशू के ऊपर ही तो अभी परसों मुअत्तल किए थे उन्होंने सारे बातचीत, जिसके बारे में ट्रंप अब कह रहे नहीं वो तो जारी हैं जी। तो ये लेबनान जो है ये बहुत एसेंशियल हिस्सा है इस पूरी डील का, और इसी के नतीजे में अब मुकम्मल जंगबंदी हुई है, जिसको हिजबुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया है, इसलिए कि वो उसके नतीजे में जो इसराइली फ़ौजें जहाँ तक पहुँची हुई हैं वहाँ से वापस नहीं जा रही हैं। वो इलाके जिस पर वो कब्ज़ा किया उन्होंने वो खाली नहीं कर रही हैं, तो हिजबुल्लाह ने इसको मुस्तरद कर दिया है जी। और हिजबुल्लाह के एग्री किए बगैर कोई सीज़ फायर बिल्कुल जो है वो इफेक्टिव नहीं है और ये जंग जो है किसी न किसी तरीके से जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, लेकिन होपफुली सैनिटी प्रिवेल्स और मुज़ाकरात के थ्रू मामला सेटल डाउन हो और पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी के लिए भी तैयार है। हमारे तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी साहब भी यही कह रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक से वापस आकर सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, हमारे दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है अफगानिस्तान के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मगर साथ ही साथ उनके साथ बातचीत के हवाले से भी उम्मीद का इजहार किया गया है। क्या लगता है बातचीत से इस मामले का हल निकल सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जितनी हमने कोशिश की है तालिबान को समझाने की, पहली बात तो यह है कि ये आज हुकूमत में वहाँ सिर्फ हमारे तुफैल बैठे हैं। लेट देयर बी नो इल्यूजन। अगर हम दोहा मुज़ाकरात की बुनियाद ना रखते, वहाँ अमेरिका को ला के नहीं बिठाते, तो ये अफ़गानिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमारा ख्याल ये था कि ये बॉर्डर जो वल्नरेबल रहा है, इस हुकूमत के आ जाने के बाद से ठंडी हवाएं आएंगी उधर से। लेकिन वो ठंडी हवाएं क्या आती वहाँ से? वो तो खुद ही यरगमाल बने हुए हैं 1 दर्जन के करीब टेररिस्ट आउटफिट्स का। उनकी तो अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। उनको पास तो सिर्फ ये है कि लड़कियों को स्कूल ना जाने दें, ख़वातीन को नौकरी ना करने दें, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये कि हमने बारहा कोशिश की
जी। हमने डेलीगेशंस भेजे, हमने जिरगाज भेजे, यहाँ से एक लुइया जिरगा होता है जो सबसे बड़ा जिरगा होता है, वो भेजे, हमने अपने ISI के चीफ को भेजा, हमने KPK की हुकूमत ने अपने डेलीगेशंस भेजे, बैरिस्टर सैफ जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करते रहे, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी। उनका ख्याल ये था कि धौंस और धांधली से अगर अमेरिका जैसी कुव्वत को हराया जा सकता है तो पाकिस्तान तो चीज़ ही क्या है। जी। दे टेरेबली अंडर एस्टिमेटेड अस। फिर हमने तंग आके, और ये इसी साल में, हमने कहा कि नहीं अब इनको रोकना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि मैं रोकने की बात करूं, मैं चाइना की वो 2 मुलाकातें जो हैं, जो मुज़ाकरात हुए अफ़गानिस्तान के साथ, कर्टसी चाइना, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जी। पहले में हम यहाँ तक मान गए कि हम इनको CPEC का हिस्सा बनाएंगे, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। दूसरी मुलाकात में हमने इनसे कहा कि ये हिंदुस्तान के हाथों यरगमाल बने हुए हैं, इन्हें चाहिए ये अपना इंटरेस्ट जो है उसको देखें। उनका इंटरेस्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारे साथ। अफगानिस्तान इज़ ए लैंड लॉक कंट्री, यानी एक ईरान है जो हिरात के इलाके से रसाई है और एक लंडी कोतल है। उनकी अशिया ज़रूरिया, उनके रोज़मर्रा की अशिया, सब कुछ पाकिस्तान से जाता है। जी। यानी पाकिस्तान इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए लाइफ लाइन फॉर देम। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो सब कुछ धौंस-धांधली से करेंगे मिलाकर। फिर फौज ने कहा कि ओके आ जाओ। फिर ऐसा सबक पढ़ाया कि याद रखेंगी उनकी नस्लें। बिल्कुल ठीक है। 25 पोस्टें एक दिन में कब्जा की हमने, 200 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया हमने, और उनको ऐसा सबक पढ़ाया कि तवक्को ये थी कि अब ये दोबारा सर नहीं उठाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये कुछ एक कौमें होती हैं जो नाकाबिले इतबार होती हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने हर दफ़ा हमारी पीठ में खंजर घोंपा। बिल्कुल। जब हमसे मुज़ाकरात करते हैं तो उसके बाद फिर दाद लेने के लिए जाते हैं दिल्ली। वहाँ वो हत्थे चढ़ जाते हैं या अजीत दोवल के या राजनाथ के या मोदी साहब के। वहाँ से उनको सहूलतकारी मिलती है, वहाँ से उनको फंड मिलते हैं, वहाँ से उनके बंदों को ट्रेनिंग मिलती है और आके ले दे के चढ़ दौड़ते हैं हमारे ऊपर। हमने फिर एक स्टेज पर उनसे ये कहा कि आप कुछ ना करें, आप ये TTP के जो कैंप्स यहाँ मौजूद हैं इनको पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर पीछे ले जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि ये तो आपके बंदे हैं, आप आके ले जाएं। हमने कहा ओके, इनसे क्या हथियार फेंक दें और हमारे आइन के ऊपर हल्फ दें और सिटीज़न बन के वापस आ जाएं। ये उनको काबिल कबूल नहीं था। ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए बयान कर दी है ताकि आसानी रहे। अब क्या हो रहा है? अब उन्होंने रशिया के साथ मुआहदा किया है, जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है वो लेना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान के जो हवाई हमले हैं जिन्होंने सबक पढ़ाया था उसका सद्देबाब किया जा सके। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप तो एक ख़रीद रहे हैं ना, हिंदुस्तान के पास तो बहुत सारे थे। तो क्या हशर किया पाकिस्तान के शाहीनों ने उन फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम्स का? A400 याद है ना आपको कि नहीं याद? तो ये दिफाई निज़ाम लेने से आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते जी। हथियारों के साथ आप आएंगे तो आप मुंह की खाएंगे और ज़िंदगी में बतबक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। बुखारी साहब, अफगानिस्तान जिसको कहा जाता है कि वो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ हेवन बना हुआ है, उसको अगर रशिया के जानिब से इस तरह के मुआहदे के ऊपर रशिया को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, हम बात कर रहे थे कि ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ है रूस के दरमियान और अफगान तालिबान के दरमियान, BBC रिपोर्ट कर रहा है कि मुल्ला यकूब साहब रूस को एग्री करने में कामयाब हो गए हैं कि उन्हें ये दिफाई निज़ाम दिया जाए। क्या लगता है रूस को इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? पहली बात तो ये कि मुझे हैरत है कि रूस ने ये एक फ़ैसला कैसे किया है, कैसे उनकी दरख्वास्त मान ली है। थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर वापस जाएँ तो सोवियत यूनियन तोड़ने की जंग किसने लड़ी थी? बिल्कुल तालिबान ने लड़ी थी, अमेरिका के एलाई होने के साथ। तो ये इतनी बड़ी तारीखी हकीकत को डिनाई करके उनको अब दिफाई निज़ाम देंगे, ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है। लेकिन हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने आज जो वजाहत दी है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे साथ पंगा करेंगे तो हम आपको वो सबक याद दिलाएंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगे। जी बुखारी साहब, रूस ने अभी तक क्लियरली या ऑफिशियली तो इसको अप्रूव नहीं किया है। तो देखिए BBC रिपोर्ट कर रहा है, अभी रूस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है जी। लेकिन मैं एक बात वार्न करना चाहता हूँ अफ़गान्स को, ख़ास तौर से अफ़गान तालिबान को और TTP को, कि जिस तरह ट्रंप जो है ना सिर्फ मिसाइलों की ज़बान समझता है, इसी तरह तुम भी सिर्फ जूतियों की ज़बान समझते हैं। अगर आपने
इस निज़ाम के मिल जाने के बाद ये जो दिफाई निज़ाम ले रहे हैं आप, कोई ऐसी हरकत की तो फिर जो आपके साथ सलूक होने वाला है उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपको हालिया मिसाल दिखा देता हूँ कि देख लें 4.5 घंटे के अंदर हिंदुस्तान जैसी सो कॉल्ड इस इलाके की सुपर पावर के साथ क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, और अगर रूस ऐसा करता है तो उसके लिए उसको भी पाकिस्तान को नाराज करके देना ये एक काफ़ी बिगवस बात है स्टिल। और चीन का प्रेशर भी है, चीन की जानिब से भी इस हवाले से चीन की तरफ से इनसे जो मुतालबात किए गए हैं उसमें 2 चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि उन्होंने अफगानिस्तान से कहा कि आप अपनी सरजमीन को किसी ऐसे ग्रोह का अड्डा ना बनने दें जिससे आपके हमसाये के ऊपर हमले हों। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान ईस्ट इस्लामिक मूवमेंट है ETIM, इसके ख़िलाफ़ भी हम यानी कार्रवाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और चीन समझता है कि ये जो मूवमेंट है ये कौमी सलामती और सिंकियांग के लिए ख़तरा है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर मुसल्लह गिरोहों की पनाह गाहें ख़त्म की जाएं और उनकी सरहद पार कार्रवाइयों को रोका जाए। जी। ये पूरा जो चाइना का स्टांस है इट्स सो क्लोज टू पाकिस्तान। बिल्कुल डेफिनेटली बुखारी साहब, CPAC इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो इससे इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल ऑन द मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।